हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं शांग वंश के संदर्भ में उस समय की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करूंगी। जब हम विश्व के प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के बाद शांग युग कालीन सभ्यता और संस्कृति अस्तित्व में आई थी। शांग युग का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि चीन की सभ्यता और संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहा था कि शांग युग में चीनी लिपि के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब आगे विस्तार से शांग युग की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करूंगी। शांग युगीन सामाजिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यहाँ पे इन तथ्यों की जिक्र कर सकते हैं। शांग युग के समाज के विषय में यदि बात की जाए तो इसे हम दो वर्गों में विभक्त देखते हैं। शांग युगीन समाज में यदि हम बात करते हैं दोनों वर्गों के विषय में, तो यह दो वर्गों में जो विभाजित रहा था उसमें पहला उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग रहा था। यदि हम यहाँ पे बात करें कि समाज में भेदभाव रहा था या नहीं, तो हम यह देखते हैं कि शांग युगीन समाज में यद्यपि उच्च और निम्न दोनों वर्गों की उपस्थिति रही थी, लेकिन दोनों वर्गों में बहुत अधिक भेदभाव उपस्थित नहीं रहा था। समाज किस प्रकार का था, वो पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक, यदि इसकी बात की जाए तो हम यह देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज या व्यवस्था शांग युगीन समाज में विद्यमान रहा था और पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था। शांग युगीन समाज में पिता परिवार का स्वामी होता था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भाई उसके उत्तराधिकारी होते थे, और अगर उसका कोई भाई नहीं होता था तब उसका पुत्र उस घर का मालिक होता था। पूर्वजों के विषय में यदि बात की जाए तो शांग युगीन समाज में हम ये देखते हैं कि पूर्वजों का सम्मान काफी किया जाता था तथा कोई भी कार्य करते समय पूर्वजों का स्मरण किया जाता था। लोगों का यह विश्वास था कि सुख और संपन्नता पूर्वजों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। परिवार का भी हम कह सकते हैं कि शांग युगीन समाज में महत्व रहा था और परिवार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। परिवार के सदस्यों से यह अपेक्षा रखी जाती थी कि वो परिवार के प्रति सम्मान और वफादारी की भावना रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम शांग युगीन सामाजिक व्यवस्था के विषय में और अधिक बात करें तो हमें यहाँ पे कुल की अवधारणा रही थी, उसके विषय में भी बात करनी होगी। सामाजिक व्यवस्था में शांग युगीन समाज में परिवार में व्यक्तियों को एक कुल का माना जाता था, और यही कारण है कि शांग युग में राजकुल से संबंध रखने वाले व्यक्तियों में से ही राजा का चुनाव किया जाता था। अपराध के संदर्भ में यदि बात की जाए, शांग युगीन समाज में यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के हितों के विरुद्ध आचरण करता था तो इसे अपराध माना जाता था। इसके अतिरिक्त वंशावली को समाप्त करना भी अपराध में शामिल किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम जो प्रशंसनीय कार्य रहते यदि उसके विषय में हम बात करें, परिवार का कोई व्यक्ति अगर परिवार के हित में या उसके लाभ के लिए कोई अच्छा कार्य करता था तो उसके इस कार्य को समाज और परिवार में काफी सराहना प्राप्त होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पिता शब्द के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि शांग युगीन समाज में पिता शब्द को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का यह तर्क है कि शांग युग में पिता की उपस्थिति अज्ञात रही थी तथा किसी व्यक्ति को उसकी मां के नाम से जाना जाता था, किंतु इतिहासकार क्रील महोदय ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि चीनी भाषा में पिता शब्द में एक व्यापक अर्थ का समावेश है और इससे पिता और पिता के भाइयों का संबोधन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम उच्च वर्ग के महत्व के विषय में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि शांग युगीन समाज में उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त थी और इसी वर्ग से राजदूत, भविष्यवक्ता और पुरोहित बनाए जाते थे। आगे यहाँ पे यदि हम दास प्रथा के संदर्भ में चर्चा करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि शांग युगीन समाज में दास प्रथा विद्यमान रही थी। दास अपने मालिक को छोड़कर भाग नहीं सकते थे, इसके लिए उनके सिर पर गोदना गोदा जाता था। दासों को सैनिकों के रूप में भी नियुक्त किया जाता था तथा जो दासियां आकर्षक होती थीं, सुंदर होती थीं, उन्हें स्वामी के द्वारा उपपत्नी का दर्जा दे दिया जाता था तथा उन्हें ची कहा जाता था। विवाह से रिलेटेड या किस प्रकार की प्रथा विवाह से संबंधित रहा था, तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बहु विवाह का प्रथा जो है वह प्रचलन में रहा था।
यद्यपि इसके लिए सामाजिक नियम तय किए गए थे। ओरेकल बोन के लेखों से हमें एक राजा के 3 रानियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। स्त्रियों की दशा के विषय में यदि बात की जाए, शांग युगीन समाज में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। विशेषकर उच्च वर्ग की स्त्रियों को समाज में महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे, जिसके कारण वह भी शकुन विचार और भविष्यवाणियां किया करती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम शांग युगीन धार्मिक व्यवस्था के विषय में बात करें तो फर्स्टली यहाँ पे हमें बहुदेववाद के विषय में बात करनी होगी। शांग समाज में हम कह सकते हैं कि उस समय बहुदेववाद का प्रचलन रहा था और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि प्रमुख देवता के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि शांग टी की पूजा सबसे प्रमुख देवता के रूप में की जाती थी, जो देखने में मनुष्यों की भांति ही थे, तथा लोगों का यह विश्वास था कि शांग टी समस्त सृष्टि के निर्माण करने वाले और उसके संरक्षक थे। शांग टी को वर्षा का देवता भी माना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम प्रमुख देवी के विषय में बात करें, शांग युगीन समाज में हमें देवियों के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। परदार सर्प स्त्री प्रमुख देवी रही थी। आगे यहाँ पे यदि हम शांग युगीन धार्मिक व्यवस्था के विषय में और अधिक बात करें तो हमें यहाँ पे मंदिरों के विषय में भी बात करनी होगी। शांग युगीन समाज में मंदिरों में बलिदान चढ़ाए जाते थे। इन मंदिरों में सबसे प्रचलित आत्माओं का गृह था, जिसे आज चीन में पूर्वजों का मंदिर कहकर संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम शांग टी की शारीरिक कल्पना इसके विषय में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि शांग युगीन धार्मिक व्यवस्था में हमें यह जानकारी मिलती है कि लोगों का यह विश्वास था कि शांग टी का शरीर पृथ्वी, उसके अंग, पर्वत तथा घाटियां तथा केश वनस्पतियां थीं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पृथ्वी के देवता के विषय में बात करें, शांग युगीन धार्मिक व्यवस्था में शांग टी के अतिरिक्त एक अन्य देवता तू या शेक की भी पूजा की जाती थी। इन्हें पृथ्वी का देवता माना जाता था। वायु देवता के विषय में यदि बात की जाए तो हमें यह जानकारी मिलती है कि शांग युगीन समाज में वायु देवता को भी काफी महत्व दिया जाता था। लोगों का यह विश्वास था कि इस देवता को प्रसन्न करने के लिए बलिदान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे यदि नदी के विषय में बात की जाए तो शांग युगीन धार्मिक व्यवस्था में लोगों का यह विश्वास था कि नदी में देवता का वास होता है, जिसके लिए उनके द्वारा नदी देवता की पूजा की जाती थी। पृथ्वी की चारों दिशाओं के संदर्भ में यदि बात की जाए तो हम यह देखते हैं कि शांग युगीन धार्मिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास था कि धरती में पृथ्वी की चारों दिशाओं में अलग अलग देवता विद्यमान हैं और यही कारण था कि इन चारों दिशाओं के लिए अलग अलग देवता की पूजा की जाती थी। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि शांग युगीन समाज में पूर्वजों की पूजा और इनकी प्रमुखता रही थी। शांग युगीन धार्मिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास था कि परिवार की सुख एवं शांति तथा उन्नति के लिए पूर्वजों की पूजा की जानी चाहिए। पूजा की विधि के संदर्भ में यदि हम बात करें, शांग युगीन समाज में देवताओं और पूर्वजों की पूजा करने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोगों के द्वारा पूजा, बलिदान, संगीत, नृत्य जैसे आयोजन किए जाते थे। शांग युगीन समाज में लोगों का यह भी विश्वास रहा था कि भाग्य नक्षत्रों से प्रभावित होता है तथा भाग्य और नक्षत्र में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम धर्माध्यक्ष के विषय में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि शांग युगीन धार्मिक व्यवस्था में राजा धर्माध्यक्ष होता था तथा धार्मिक मामलों में उसका निर्णय अंतिम हुआ करता था। शांग युगीन समाज में जब सामंत कार्य से घर से बाहर जाते थे तो लौटने के पश्चात उनके द्वारा अपने पूर्वजों के गृह मंदिर में लिखित रूप में इसकी घोषणा की जाती थी। दो पक्षों के मध्य संधि के विषय में यदि हम बात करें, शांग युगीन समाज में जब कभी दो पक्षों के मध्य कोई संधि होती थी तो उसकी 3 प्रति बनाई जाती थी। एक एक संधि की प्रति दोनों पक्षों को दिया जाता था तथा तीसरी प्रति को इस विश्वास के साथ भूमि में गाड़ दिया जाता था कि देवता इसे पढ़ेंगे। शांग युगीन धार्मिक व्यवस्था के विषय में यदि और अधिक हम बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि शांग युगीन समाज में लोगों का यह विश्वास था कि देवताओं और पूर्वजों तक संदेश पहुंचाया जा सकता है और उनके इसी विश्वास के कारण शब्दों को चित्रों में अभिव्यक्त करने अर्थात लिखने की कला का प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे यदि दाह संस्कार के विषय में बात की जाए, शांग युगीन समाज में मृत्यु के बाद कब्र में मरे हुए व्यक्ति को मुंह के बल लिटा दिया जाता था
तथा मृतक की सुख और सुविधा के लिए हथियार और बर्तन कब्र में रख दिए जाते थे। बलिदान की व्यवस्था भी शांगयुगीन समाज में रही थी। शांगयुगीन समाज में साधारण जनता और राजाओं के द्वारा अपने पूर्वजों के लिए बलिदान दिया जाता था। बलिदान देते समय जमीन पर शराब को गिराया जाता था। बलिदान में गाय, बैल, कुत्ते, सुअर, घोड़े, मुर्गियां चढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि नर बलि के विषय में बात की जाए, इतिहासकार क्रील महोदय ने यह विश्वास प्रकट किया है कि शांग युग में नर बलि की प्रथा विद्यमान रही थी और इसके लिए वे नर बलि चढ़ाने वाली कुल्हाड़ी को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्रील महोदय ने यह भी कहा है कि बलिदान में 100 की संख्या में भी बलिदान दिया जाता था। प्रोफेसर एंडरसन ने इसका समर्थन करते हुए खुदाई में गुफाओं से मिले खोपड़ियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। नरबलि के संदर्भ में शांग युगीन समाज में हम चियांग जाति का विशेष उल्लेख देखते हैं, जिन्हें शांग लोगों के द्वारा गडेरिया कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि देवताओं की इच्छा के विषय में बात की जाए, शांग युगीन समाज में देवताओं की इच्छा को जानने के लिए लोगों के द्वारा कछुओं की हड्डियों पर प्रश्न लिखकर देवताओं से प्रश्न पूछे जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि प्रारंभ में जो सप्ताह के प्रारंभ में पूजा होती थी, यदि उसके विषय में बात की जाए, शांग युगीन समाज में लोगों के द्वारा सप्ताह जो 10 दिनों का हुआ करता था कि पहले दिन से पहले देवताओं से प्रश्न किया जाता था कि उनके लिए यह नवीन सप्ताह अच्छा होगा या खराब। इसी के साथ अपने आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड। अगले वीडियो में मैं शांग युग के कला एवं संस्कृति के संदर्भ में चर्चा करूंगी।